सो फ्लेक्सिबल बॉडी क्या होंगी? जो अपना शेप चेंज कर सकती है. सो दीज बॉडीज कैन चेंज their shape when the force is applied. इसमें टॉर्क भी आ जाएगी. टॉर्क से भी फोर्स चेंज, टॉर्क से भी शेप चेंज हो सकता है. ओके, सो हम मेनली इसमें डील करेंगे, नॉन रिजिड बॉडीज की बात करेंगे. अब मुझे एक और चीज जाननी है, जो ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी. कौन मुझे बताएगा व्हाट हैपन टू द बॉडी व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड? बॉडी क्या क्या कर सकती है? तो जब फोर्स अप्लाई किया करते थे तो हमें पता था कि बॉडी, कोई भी बॉडी तीन चीजें कर सकती है. तो व्हेन इट इज एट रेस्ट, सो अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या होगा अगर फोर्स अप्लाई करूंगा? मोशन. सो इट विल स्टार्ट इट्स मोशन. ऑफ कोर्स इस फोर्स को जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है ये बॉडी मूव नहीं कर पाएगी. सो फोर्स को हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए. सेकंड, और क्या कर सकती है? कौन बताएगा? शेप चेंज होगा सर. नहीं, शेप चेंज की बात है, क्योंकि अभी मैं रिजिड बॉडी की बात कर रहा हूँ. रिजिड बॉडी और क्या कर सकती है? तो अगर बॉडी मूव कर रही है, ऑलरेडी मूव कर रही है, तो ये फोर्स क्या कर सकती है? स्टॉप. नहीं, वो स्टॉप भी कर सकती है डेफिनेटली. लेकिन हम यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ की बात कर रहा हूँ. गेटिंग और नॉट? व्हाट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी? इट विल रिमेन एट रेस्ट. क्या होता है फर्स्ट लॉ, क्या कहता है? इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी. क्या होता है बताएगा कोई? Sir, the object in uniform, the object in motion will remain in motion, and object in rest will remain at rest. Okay. It is a natural tendency of the body to remain at rest. यानी कि बॉडी रेस्ट पे रह सकती है और क्या कर सकती है? इट विल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक कांस्टेंट स्पीड के साथ स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती जाएगी. ये नेचुरल टेंडेंसी है. गेटिंग और नॉट? ये इसे बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ सेकंड क्या हो सकता है? अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाते हो, इट कैन चेंज दी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. कहने का मतलब ये है कि अगर एक बॉडी है और ये ऑलरेडी 60 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रही है और आपने इसे फोर्स लगाई, इस पे फोर्स लगाई 100 न्यूटन लेट्स टेक, तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी 61 मीटर पर सेकंड, 62 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी. यानी कि आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो. और क्या कर सकते हो? और क्या होगा? सर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं वेलोसिटी की. ओके, इट कैन चेंज द डायरेक्शन वेलोसिटी ऑल्सो. और कौन सी फोर्स होती है, कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है जो डायरेक्शन को चेंज करती है? अनबैलेंस्ड फोर्स. नहीं, कौन सी फोर्स होती है वो जो बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर रही है? उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल. ओके, गेटिंग और नॉट? सो एक बाहर से किसी एक्सटर्नल एजेंट को उस बॉडी पे क्या लगानी पड़ेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स लगानी पड़ेगी.
तब वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। अब चौथी चीज जो आ जाती है, ये जो आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर रिजिड बॉडी। बट अगर नॉन रिजिड बॉडी है तो वो क्या करेगी? ये 3 काम तो करती है, चौथा काम भी कर सकती है। चौथा क्या हो सकता है? इट कैन चेंज इट्स शेप। गेटिंग और नॉट? यानी कि ये Yes, पूरा, ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये किसके लिए एप्लीकेबल है? नॉन रिजिड बॉडीज के लिए। यानी कि अपना शेप चेंज कर सकती है। आ रही है समझ में बात? अब मुझे बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि शेप चेंज हो रहा है? ऐसा क्यों होता है? कौन मुझे बताएगा? शेप चेंज क्यों होता है बॉडी का? किसी भी बॉडी का शेप चेंज क्यों होता है? सर जब फोर्स उस पे पड़ता है तो इंटरन्यूक्लियर स्पेस कम हो जाती है। लेकिन होता क्यों है? इंपॉर्टेंट ये है कि होता क्यों है। अगर किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो तो वो शेप क्यों चेंज करती है? सर मे बी बिकॉज उस बॉडी के इनर्शिया की वजह से, या फिर उसके जो उसका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वजह से वो बॉडी जब तक उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, उस फोर्स को ओवरकम नहीं करता, वो बॉडी भी उस फोर्स की डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। एंड अगर उसका रिजिडिटी कम होगा तो वो बॉडी डिफॉर्म होगी। ओके, मैं इसको इस तरीके से लूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रिजिडिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन रिजिडिटी क्या होती है वो एक बात की बात है। मैं जो है आपको इस तरीके से लूंगा कि दो जो कोई भी बॉडी है उसके जो एटम्स हैं, 2 एटम्स के बीच में जो है, जैसे आप फोर्स लगाते हो, जैसे लेट्स टेक एग्जांपल, यहां से इस चीज को समझ सकते हैं। यहां से जरा मुझे बताओ कि अगर मैं ये 2 एटम ले रहा हूं और ये दोनों एटम जो है दूर नहीं जाना चाहते, ना पास आना चाहते हैं ना दूर जाना चाहते हैं, तो मुझे बताओ कि दूर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पास भी नहीं आना चाहते और दूर भी नहीं जाना चाहते। कौन मुझे बताएगा कि मुझे इन्हें दूर ले जाना है तो क्या करना पड़ेगा? बताएगा कोई? देखो, अगर इन दोनों एटम को अगर आप दूर ले जाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, ये पास भी नहीं जाना चाहते और दूर भी नहीं जाना चाहते। तो अगर आप इन्हें दूर ले जाना चाहोगे तो क्या होगा? ये रजिस्ट करेंगे, एक दूसरे से दूर जाने के लिए रजिस्ट करेंगे, यानी कि ये एक इनवर्ट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की बात कर रहा हूँ। अगर इन दोनों एटम, होता क्या है कि पूरा कोई भी अगर आप मटेरियल लोगे, कोई भी मटेरियल लेते हो, तो ये पूरा मटेरियल किससे मिलके बना है? बहुत सारे एटम से मिलके बना है। और हर एक एटम कहाँ पे एक, मतलब ये पूरा एटम मिलके क्या बनाते हैं? एक लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे बोलते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ये लैटिस स्ट्रक्चर जो है आप अगली क्लास में पढ़ोगे, 12th क्लास में, केमिस्ट्री का पार्ट है ये। अब होता क्या है कि जैसे ये बहुत सारे एटम है, ये एक लैटिस स्ट्रक्चर बना रहे हैं और ये एक ही पोजीशन पे पड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये एटम पड़ा है, ये यहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, तो इनको बोला जाता है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन बोला जाता है। यानी कि एटम जो है यहीं पे रहने की कोशिश करता है, ये ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, कहीं नहीं जाने की कोशिश करता। स्टेबल है, पर्टिकुलरली स्टेबल है। अब कहने का मतलब यहाँ पे आ जाओ, ये एटम स्टेबल है, ये एटम स्टेबल है, ये इधर भी नहीं जाना चाहता ना इधर जाना चाहता है, ये भी इधर नहीं जाना चाहता, इधर नहीं जाना चाहता। तो अगर मैं इन दोनों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगानी पड़ेगी। अब जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो यस होता सर। क्या है, ये इसको क्या कर रहा है? दूर ले जाने की कोशिश। ये कोशिश करेगा कि ये इससे दूर ना जाए, ये वाला एटम कोशिश करेगा ये इससे दूर ना जाए। तो सडनली अंदर क्या आ जाएगा? एक
ये एटम इस पे क्या लगाएगा, एक इंटरनल फोर्स लगाएगा। देखो ये वाला एटम इस पे फोर्स लगाएगा, तो अगर मैं इसको फर्स्ट एटम बोलूं और इसको दूसरा एटम बोलूं तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूं, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय फर्स्ट ऑन सेकंड, इस तरीके से बोला जाता है। गेटिंग और नॉट? और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, उतनी ही फोर्स लगाएगा। दीज आर दीज फोर्सेस फॉलोज न्यूटन्स थर्ड लॉ। So this is the force applied by second on first. Getting or not? आ रहा है समझ में? So yes sir. अब हो क्या रहा है, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स लगा रहे हो ये इंटरनल फोर्स आ रही है। देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब ये जो एटम है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ये फोर्स अराइज नहीं करती है। ये फोर्स तभी आती है जब आप क्या करते हो, इन्हें दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। अभी फिलहाल आप दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एटम इस पे फोर्स लगाएगा और ये एटम इस पे फोर्स लगाएगा। इनको बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस, और इसे कई बार केमिस्ट्री में बोल देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? नाउ कौन Yes. मुझे बताएगा अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। मतलब कांस्टेंट होगी। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। ये पढ़ा है आपने वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क एनर्जी एंड पावर में। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। यस सर। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन मुझे बताएगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है? मिनिमम, मैक्सिमम? सर स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तब। अच्छा, इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर जहाँ पे बॉडी के ऊपर नेट फोर्सेस जीरो होते हैं, मतलब उस वक्त बॉडी किसी भी तरह के मोशन में या फिर एंगेज नहीं कर रही होती। ओके देखो जरा ये एग्जांपल देखो जरा। मान लीजिए एक माउंटेन है, ये माउंटेन है और ये वैली है। इस पे दो बॉल्स, मैंने दो बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है, ये यहाँ पे रखी हुई है वैली के बिल्कुल नीचे है, और ये सबसे टॉप पे रखी है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, ऑब्वियस सी बात है, रेस्ट पे है, ठीक है ना? कौन मुझे बताएगा कि कौन स्टेबल में, कौन अनस्टेबल में? किसका इक्विलिब्रियम स्टेबल है, किसका अनस्टेबल है? सर जो ऊपर रखी हुई है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, और जो नीचे है वैली के अंदर वो स्टेबल है। अच्छा, नीचे वाला स्टेबल क्यों है? बिकॉज सर उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लो है, उसको उस इक्विलिब्रियम से बाहर निकालने के लिए हमें उसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी सर। ओके तो ये जो है स्टेबल में है, उसका रीजन क्या है कि अगर आप इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हो यहाँ पे, तो इस पे एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इसे अपने पोजीशन पे लेके आ जाएगी। गेटिंग और नॉट? यस एंड सर। ऑफ कोर्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। आप देख ही सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करूं तो इसकी जीरो ही है। ओके अब इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो ये वापस आएगा कि आगे चले जाएगा स्टेबल की तरफ? सर ये नीचे वापस नहीं आ जा जाएगा। सकता, क्योंकि इस पे रीस्टोरिंग फोर्स जो है उस डायरेक्शन में नहीं लग रही, वापस ले जाने की नहीं लग रही, आगे ले जाने की लग रही है। यानी कि ये कहाँ भागेगा, स्टेबल की तरफ भागेगा। तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, और ऑब्वियस सी बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। अगर यहाँ जीरो है तो इसकी क्या हो जाएगी, mgh। गेटिंग और नॉट? आ रहा है समझ में? यस ओके सर। चलो अब मुझे बताओ कि अगर ये एटम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल है। स्टेबल है। क्यों है? देखो होगा क्या
कि अगर आप इन दोनों को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, आपने फोर्स लगाई F, तो ये एटम इस पे कहा कैसी फोर्स लगा रहा है, ये वाली इंटरनल फोर्स लेके लगा रहा है, जो इसे क्या करेगी, वापस ले जाने की कोशिश करेगी। देखो यहां पे आपने फोर्स लगाई ऐसे, आप यहां तक लेके गए एटम को, तो इस पे फोर्स लगी जो इस एटम ने लगाई। तो ये अगर आपने अपनी फोर्स हटा ली तो ये कहां भागेगा, ये वापस भाग जाएगा अपनी पोजीशन पे। आ रहा है समझ में? तो इससे पता चल रहा है कि ये कैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, ये वाली कैसी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, स्टेबल स्टेबल। इक्विलिब्रियम। ओके, अब ये भी बताओ कि इस एटम को यहां से यहां पहुंचने के लिए, यहां से यहां पहुंचाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि एनर्जी सिस्टम को देनी पड़ेगी, एटम को देनी पड़ेगी, एटम्स को देनी पड़ेगी, कि एटम से एनर्जी निकालनी पड़ेगी? मैं यहां पे वर्क डन की बात कर रहा हूं क्योंकि आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है एटम का। गेटिंग और नॉट? सो आप कैसा वर्क डन करोगे, आपकी जो फोर्स है वो कैसा वर्क डन करेगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ, आपने जो फोर्स अप्लाई करी वो कैसा वर्क डन करेगी, पॉजिटिव कि नेगेटिव? अरे कोई तो आंसर करो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो आप कैसा वर्क डन करोगे, पॉजिटिव वर्क डन करोगे, क्योंकि आपने फोर्स इस तरफ लगाई, ये एटम भी इसी तरफ डिस्प्लेस हो गया, तो यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। और जब पॉजिटिव वर्क डन, आप पॉजिटिव वर्क डन करते हो, तो होता क्या है, आपसे एनर्जी निकल जाती है और कहां चली जाती है, सिस्टम में चली जाएगी, इस सिस्टम में चली जाएगी, इस पूरे सिस्टम में चली जाने वाली है। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो इस कर्व को देखो, ये कर्व जो है क्या बताता है, दिस इज अ कर्व बिटवीन, दिस इज अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू एटम वर्सेस डिस्टेंस। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूं, ये कुछ ऐसा एटम, ये ऐसा जो है ग्राफ है, ये आपने ग्राफ पढ़ा भी है, वॉन्डरवॉल फोर्सेस में आता है, ये वॉन्डरवॉल फोर्सेस का ही ग्राफ है, वैसा ही ग्राफ होता है। तो अब देखो होता क्या है कि दो एटम्स के बीच का जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो ये है, यानी एटम यहां पे रहना चाहते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है। गेटिंग और नॉट? ये ग्राफ साइंटिस्टों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, ठीक है ना, तो मैं अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ आपको। जो एटम्स हैं वो इस डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, आर ए, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है आर ए। अब जैसे ही आप दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करते हो, यानी कि आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो आपको पता चल रहा है पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, सिस्टम की बढ़ रही है। तो ऐसा क्यों, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ये एटम जो है आसानी से दूर नहीं जा पा रहे हैं। इसका मतलब ये एटम इस पे क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि दो एटम को दूर ले जाने करोगे तो क्या होगा, एक एटम दूसरे एटम पे क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देता है, ले जाने नहीं देता, दूर ले जाने नहीं देता है। सेम चीज क्या होगा, अब बताओ, अगर ये जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है जब आप डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, इस रीजन में बताओ क्या होगा, क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के साथ इस रीजन में। अगर आप दोनों एटम के बीच का डिस्टेंस घटाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा, क्या हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, डिक्रीज। नहीं डिक्रीज नहीं है, देखो ढंग से देखो, बढ़ रही है ना। यस सर, इंक्रीज। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और आप डिस्टेंस घटाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब ये दोनों पास भी नहीं आना चाहते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स लगानी पड़ेगी।
इस तरीके से इन्वर्ट, अगर पास लाने की कोशिश कर रहे हो तो आपको इन्वर्ट डायरेक्शन में फोर्स लगानी पड़ेगी। और किस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एटम का, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो आपको कैसा वर्क डन करना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, यानी कि आप पॉजिटिव वर्क डन कर रहे हो, आपसे एनर्जी निकल के कहां चली गई? सिस्टम में चली गई, और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। गेटिंग और नॉट? यस सर। आता है समझ में? यस सो सर। अब इससे एक चीज और पता चली, आपको फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि ये इस पे कैसी फोर्स लगा रहा है? रिपल्सिव। ये एटम इस पे कैसी फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा? रिपल्सिव फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। ये एटम इस पे रिपल्सिव लगाएगा, ये एटम इस पे रिपल्सिव लगाएगा, यानी कि ये पास भी नहीं आना चाहते। यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं। इस जन में जैसे ही आप डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश करोगे, फोर्सेस कैसी हो जाएंगी? अट्रैक्टिव इन नेचर। इंटरनल फोर्सेस जो होंगी अट्रैक्टिव होंगी। और इस रीजन में जब आप डिस्टेंस घटाने की कोशिश करोगे, इंटरनल फोर्सेस कैसी हो जाती हैं? रिपल्सिव हो जाती हैं। बट इस पोजीशन पे ध्यान देना, इस पोजीशन पे जब आर डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के इक्वल है, फोर्सेस आती नहीं है, इंटरनल फोर्सेस आती ही नहीं है, राइज ही नहीं करती है। ये सिर्फ तब होता है जब आप फोर्स लगाओगे, बड़ा करने, एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे, अंदर इंटरनल फोर्सेस अट्रैक्टिव आ जाएंगी जो उसे दूर नहीं ले जाने देंगी, मतलब एक्सटेंड नहीं करने देंगी। और अगर आप रिपल्सिव फोर्स लगाओगे, मतलब सॉरी कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, यानी कि आप दबाने की कोशिश कर रहे हो पूरे मटेरियल को, तो दो एटम के बीच का जो इंटरनल फोर्स होगी वो रिपल्सिव नेचर होगी, जो इन्हें कंप्रेस भी नहीं करने देगी, कंप्रेस भी नहीं होगी करने देगी मटेरियल को। गेटिंग और नॉट? यस सर। ओके, तो अब इससे आगे मैं चलता हूं थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। या कुछ डाउट है पूछ लो। हाँ सर, सर वो आर 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 ए और आर ए वो वाला नहीं समझा मुझे कुछ। देखो आर ए क्या है? एक फिक्स डिस्टेंस है, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे। सर आर ए मतलब वो जो डॉटेड लाइन है वो डिस्टेंस है क्या? आर ए, आर ए जो है, हाँ ये जो आर ए है ना, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है ये। और आर क्या है सर? और आर क्या है? कोई भी आर्बिट्री डिस्टेंस हो सकता है। मतलब एटम हर समय किस डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करता है? आर ए, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहने की कोशिश करता है। लेकिन आर क्या हो सकता है? कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। जब आप मान लो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि आप किस रीजन में पहुंच रहे हो? आर ए से ज्यादा रखने की कोशिश कर रहे हो, आप एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो मटेरियल को। और इस रीजन में क्या हो रहा है? आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब भी आप मटेरियल को एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे, इंटरनल फोर्सेस आ जाएंगी जिनका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, ये अट्रैक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही आप कंप्रेस करने की कोशिश करोगे, इंटरनल फोर्सेस जो होंगी वो रिपल्सिव हो जाएंगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई भी इंटरनल फोर्स नहीं लगती है, ध्यान देना। तो और ये तो सर कुछ, वो आर हाँ वो आगे जाके ग्राफ कांस्टेंट हो जाता है क्या? हाँ, ये जो ग्राफ है यहाँ पे, अब देखो ये वाला भी ले लेता हूं। चलो इस ग्राफ में देखो, यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? जीरो। फ्लैट होगी ना, चेंज ही नहीं हो रही है। हाँ, तो अब फ्लैट होने का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंटरनल फोर्सेस गायब हो गई। गायब हो गई। इसका मतलब मटेरियल, अब एटम जो है एक दूसरे से दूर जा सकते हैं। मतलब मटेरियल का क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया। एक एटम दूसरे पे फोर्स नहीं लगा रहे तो एटम तो दूर चले गए। ओके। गेटिंग और नॉट? यस सर। ओके, तो अब जरा मुझे ये बताओ
कि क्या मैं इस फोर्स को इस तरीके से एज्यूम कर लूं कि ये स्प्रिंग जैसी फोर्स है, ठीक है। अगर मैं ये दो एटम है, इन दोनों के बीच में एक स्प्रिंग लगा दूं इस तरीके से, ऐसे हर एक एटम के बीच में स्प्रिंग लगा दूं, तो देखो जैसे ही क्या होगा, अगर आप इसे कंप्रेस करोगे, चारों तरफ से ऐसे कंप्रेस कर रहे हो, दिख रहा है, कंप्रेस करोगे तो ये वाली स्प्रिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्या होंगी, कंप्रेस होंगी। यस सर। और अगर स्प्रिंग कंप्रेस होती है तो कैसी फोर्स लगाती है, रिस्टोरिंग फोर्स लगाती है आउटवर्ड डायरेक्शन में। यस सर। यानी कि जैसे ही आप इस पे फोर्स लगाओगे, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगी, 1 2 3 4 5 6 ये वाली कंप्रेस होंगी, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, यानी कि ये एटम को क्या करेंगी, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेंगी। कोशिश करे, कहने का मतलब ये है कि ये कोशिश करेंगी कि एटम जो है पास ना आए। आ रहा है समझ में, गेटिंग और नॉट? यस सर, अंडरस्टूड। तो Yes, sir. ऐसा सोच लो कि इसको मैं स्प्रिंग बॉल मॉडल बोलता हूं। तो इससे पता चलता है कि जैसे ही आप फोर्स लगाते हो, कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे, तो बॉडी का शेप चेंज होगा, और जैसे ही आप फोर्स हटा लोगे तो क्या होगा, बॉडी अपना शेप रिगेन कर लेगी। कर लेगी कि नहीं? हाँ सर। अनटिल और अनलेस ये स्प्रिंग टूट ना जाए। अगर स्प्रिंग टूट गई तो बात खराब हो जाएगी, फिर तो मटेरियल ही फेल कर गया। आ रहा है समझ में? यस सर। गेटिंग और नॉट? यस सर। सो यानी कि पूरे मटेरियल में ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, fifth and sixth, these spring will compressed। देखो ये सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए आपको, अभी ऐसे सोचो कि चैप्टर अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, सिर्फ चैप्टर का मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ। ये बेसिक चीज है, जैसे ही आप ये चीज समझ जाओगे तो चैप्टर एकदम स्टार्ट कर दूंगा मैं। ये आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 these spring will compressed। समझ में आया कि नहीं? एंड ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगी, these spring रिस्टोरिंग फोर्स, आउटवर्ड फोर्स, apply restoring force। कहां लगाएंगी, किस पे लगाएंगी, कहां पे लगाएंगे, किसके साथ अटैच्ड है, एटम के साथ। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके, चलो अब मुझे बताओ कि और क्या हो सकता है। देखो ध्यान देना, आपने अगर आप बोलोगे कि सर व्हाट हैपन कि अगर मैं कंप्रेस ना करूं, मैं खींचूं, तो ये स्प्रिंग क्या होंगी फिर, 1 2 3 4 5 6 ये खींच जाएंगी। आ रहा है समझ में? यस सर। तो ये फोर्स कैसी लगाएंगी फिर, अंदर अंदर की की तरफ तरफ रिस्टोरिंग लगाएंगे। फोर्स लगा देंगी, तो फिर शेप क्या हो जाएगा, रीगेन हो जाएगा। तो यहां पे अगर आप देख सकते हो कि जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो इस पूरे स्ट्रक्चर में, जैसे ही आप फोर्स रिमूव करते हो, एटम अपना शेप रिगेन कर रहा है। और इसी शेप रिगेन करने की प्रॉपर्टी को, मटेरियल की प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर कोई मटेरियल इलास्टिक है, इसका मतलब फोर्स लगाओगे तो वो शेप चेंज करेगा, और जैसे ही फोर्स हटा दोगे अपना शेप रिगेन कर लेगा। अब जरा मुझे ये बताओ, इस स्ट्रक्चर में कौन बताएगा क्या हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, सारे सारी तरफ डायरेक्शन से से फोर्स लगा रहे। सारे Okay. डायरेक्शन से फोर्स लगा रहे हैं, सारे compress डायरेक्शन से फोर्स लगा रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या होगा, सारे एटम एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आएंगे। तो मुझे बताओ कि ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, ये स्प्रिंग, सारी स्प्रिंग क्या होंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। यस सर। यानी कि जैसे ही सारी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाती हैं, ये
स्प्रिंग क्या करेंगी, बाहर की तरफ क्या लगाने की कोशिश करेंगे एटम को, एटम पे रिस्टोरिंग फोर्स। यस सर। तो जैसे ही आप फोर्स रिमूव करोगे तो क्या होगा, वापस शेप अपने पूरा शेप रिगेन। शेप रिगेन हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं, तो इसको Yes, बोलेंगे आगे चल के बल्क प्रॉपर्टी, बल्क मॉडुलस जो है यहाँ पे आ जाता है। चलो वो बल्क मॉडुलस क्या होगा वो बात की बात है, पहले ये समझ में आ गया। अब हाँ बताओ सर। यहाँ सर ये भी इलास्टिसिटी है ना? ये भी इलास्टिक नेचर है, इलास्टिक प्रॉपर्टी है, ये देखेंगे बाद में कौन सी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। कौन कितना मटेरियल कितना ज्यादा कंप्रेस हो पाता है ये डिपेंड करता है। देखो स्प्रिंग भी दो टाइप की होती है, आपने पढ़ी होंगी। कौन मुझे बताएगा इस स्प्रिंग और स्प्रिंग में क्या अंतर है, स्प्रिंग की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट पढ़ा होगा आपने। यस सर। कौन मुझे बताएगा कौन सी स्प्रिंग फ्लेक्सिबल है, कौन सी स्प्रिंग सर ऊपर वाली फ्लेक्सिबल है। सर ऊपर वाली क्या है, नीचे वाली ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ओके ये फ्लेक्सिबल है। यस और ये कैसी है, स्टिफ है थोड़ी सी। हाँ स्टिफ है। ओके तो आ, ये फ्लेक्सिबल और ये स्टिफ क्यों है, कौन बताएगा। सर, नीचे वाले में कम नंबर ऑफ कॉइल्स है ना, तो फिर वो इजीली उसको हम खींच सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। ओके ठीक है चलो, इस हिसाब से मत देखो, पता चल रहा है, दिख रहा है। अगर मैं इस स्प्रिंग पे 50 न्यूटन फोर्स लगाऊं ऐसे बाहर की तरफ, ये कितनी इलोंगेट हो जाती है। 50 मीटर। ना ना ध्यान दो ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या होता है 50 न्यूटन पर मीटर का, कि अगर इस स्प्रिंग को आप, अगर मान लीजिए स्प्रिंग की लेंथ कितनी है 1 मीटर, और आप इस पे 50 न्यूटन फोर्स लगाओगे तो ये कितनी खिंच जाएगी, अगर 2 मीटर हो गई, मतलब 2 मीटर्स की बन जाएगी। अगर 2 मीटर हो गई तो ये आप पर है, मान लो ये आप हो, आप ही तो लगा रहे हो ना फोर्स, यस सर। तो आप पे कितनी फोर्स लगाएगी, 50 न्यूटन रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। बट ये कैसे लगाएगी, ये कितनी लगाएगी बताना जरा, ये 1 मीटर खींचने में कितनी लगाएगी, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। इसको मतलब, इसका मतलब क्या है, इसे खींचना इलोंगेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यस 100 न्यूटन लगाना पड़ेगा तब जाके 1 मीटर खींचेगी। यानी कि ये क्या है, स्टिफ है, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे सब कुछ आप स्प्रिंग से समझ सकते हो। अगर सोचो ये स्प्रिंग, जितनी भी स्प्रिंग लगी हुई है, ये अगर थोड़ी सी स्टिफ हुई तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता ज्यादा हाँ फोर्स अप्लाई तो करना इस पड़ेगा। मटेरियल, हाँ इस मटेरियल को कंप्रेस करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी चारों तरफ से। कौन मुझे बता सकता है एक ऐसा कोई मटेरियल बता सकता है जो आराम से जो है वो हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। आपने वो बॉल देखी होगी, क्या बोलते हैं, एक बॉल आती है बच्चे खेलते हैं, पीले कलर की बॉल होती है ना, किससे बनी होती है वो, फोम से। है। यस सर वैसे रहती है। फोम की बॉल उस पे देखी है स्माइली आराम, रहती है सर। हाँ उसे अगर आप चारों तरफ से दबाओगे आराम से दब जाती है। हाँ सर, स्पंज बॉल ना। हाँ लेकिन अगर सोचो वही बॉल आयरन की बना दी, स्टील की बना दी, नहीं सर नहीं होगा ये। दबेगी। हाँ तो इसलिए है क्योंकि ये स्प्रिंग्स, देखो स्प्रिंग एक्चुअल में नहीं लगी हुई है, ध्यान देना, कहीं अंदर सोचो कि अंदर घुस के देखेंगे तो स्प्रिंग लगी हुई है, नहीं स्प्रिंग नहीं लगी हुई है। ये सब किसकी बात हो रही है, इंटरनल फोर्सेस की बात हो रही है। आ रहा है समझ में। यस सर। ओके अब मुझे बताओ इसमें क्या होगा। देखो कौन मुझे बताएगा इसका मतलब क्या होता है, मैं एक एटम पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, हर एक एटम पे ऐसे लगा रहा हूं, सोचो ये शेप कैसा लेगा, ऐसा ही तो लेगा ना थोड़ी देर बाद। यस सर। सर। गेटिंग और नॉट। यस सर। अब बताओ कौन सी स्प्रिंग खींच रही है, इलोंगेट हो रही है, इन पे कोई असर पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। सर उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जो जो वर्टिकल स्प्रिंग्स हैं वो स्ट्रेच हो रही हैं।
ओके 5 7 8 9 10 11 12 इन पे असर पड़ेगा, ये थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, इलोंगेट हो जाएंगी। तो अब मुझे बताओ जैसे ये इलोंगेट होंगी तो ये एटम पे, इस एटम पे कैसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे ऐसे तो लगाएंगी ना, क्योंकि ये तो बढ़ गई ना। तो इस एटम पे ये वाला एटम ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला एटम इस एटम पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला एटम इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा। सेम केस यहाँ पे देखो, ये वाला एटम इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला एटम इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा, ये वाला एटम इसे ऐसे फोर्स लगाएगा। तो जरा मुझे बताओ कि ये क्या वापस नहीं आ जाएगा, अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं कर लेगा? रिस्टोरिंग फोर्स लग तो रही है। यस सर, रीगेन कर लेगा। तो अपनी शेप रिगेन कर लेगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि जैसे ही आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। मैं एक दो एग्जांपल लेके दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ये टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो शेप जो है इस तरीके से मटेरियल ले लेता है, इस तरीके का मटेरियल ले लेता है। और जैसे ही आप फोर्स रिमूव करोगे तो ये वापस अपना ये वाला शेप ले लेगा, ये पूरा शेप अपना रिगेन कर लेता है। तो यहां से देखो मैंने तीन टाइप से फोर्स लगाई, तीन तरीके से फोर्स लगाई है। जो पहली वाली फोर्स थी उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। अगर आप लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हो, दूसरा कौन सी है, इसे बोलेंगे चारों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगाना, और इसको बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल फोर्स लगाना। तीनों केसेस में बेसिकली ये टेंजेंशियल फोर्स देखो बुक में लिखा रहता है, लेकिन एक्चुअल में मैं टॉर्क लगा रहा हूं। अगर आप ढंग से देखोगे तो नीचे भी फोर्स लग रही है, क्योंकि अगर सिर्फ आप ऊपर फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये पूरा मटेरियल आगे की तरफ बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ में? अरे समझ में आ रहा है क्या? यस सर। देखो अगर आप सिर्फ इस एटम पे ऐसे फोर्स लगा दो, एफ फोर्स लगाओ, तो होगा क्या, ये तो पूरा मटेरियल आगे की तरफ चले जाएगा। तो अगर इसे रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले एटम पे भी फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर आप ढंग से देखोगे इस पे नेट फोर्स 0 लग रही है, लेकिन टॉर्क तो लग रही है। आ रहा है समझ में? हाँ टॉर्क सर। समझते हो ना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कपल लग रहा है, देखो ध्यान देना, कपल लग रहा है। ये कपल जो है क्या करेगा, इस पूरे एटम को, इस पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट कर देगा। लेकिन बुक में क्या लिखा रहता है, टेंजेंशियल फोर्स लिखी रहती है, नीचे ये नहीं बताते कि नीचे भी फोर्स लग रही है। तो इसको बोलते हैं आगे चल के मैं इसको बोलूंगा जो फोर्स पर यूनिट एरिया वो स्ट्रेस हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। लेकिन मैं अभी स्ट्रेस पे जाने वाला हूं, आप ऐसे समझ लो अभी, ये आपको तीन चीजें समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब देखो ये केस देखो, ये एक मैंने एग्जांपल लिया है, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि मटेरियल कैसे फेल करता है। अभी देखो स्ट्रेस 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 कहीं पे भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ध्यान देना। मैं सिर्फ आपको सिंपल एग्जांपल से समझ रहा हूं जो आपको कॉमन सेंस से समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैंने एक बार लिया, दो बार लिए, ध्यान देना, ये एल्यूमिनियम का बना है, ये भी एल्यूमिनियम का ही है। देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, और इसका है एग्जैक्टली हाफ, यानी कि ये थोड़ा सा मोटा है, ये थोड़ा सा पतला है। अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं इसे 100 न्यूटन से खींचूं दोनों बार को, कौन पहले फेल कर जाएगा? सर जो बी वाला है वो, मटेरियल बी वाला? यस सर। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, जरा बताएगा कोई? अगर मैं अभी तक ये सब चीजें पढ़ चुका हूं तो मुझे बताएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है? सर क्योंकि उसके क्रॉस सेक्शन एरिया में कम नंबर ऑफ एटम्स आएंगे ना, जो इंटरमोलिकुलर से एक गुड, साथ। बहुत बढ़िया। देखो हो क्या रहा है कि अगर मैं इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाऊं, और इसका देखो ये वाला सिर्फ इतना पार्ट है ना, दिख रहा है ये,
इसका अगर मैं इसको अलग से ले लूं, देखो यहाँ पे बना दिया मैंने, तो अब जरा देखो, वैसे तो देखा जाए यहाँ पे भी बहुत सारे एटम है, यहाँ पे भी बहुत सारे एटम है, मैं इनकी बात ही नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ किससे मतलब है। देखो इस क्रॉस सेक्शन के, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है उसके जस्ट साइड में यहाँ पे 2 एटम है, और इस क्रॉस सेक्शन के जस्ट साइड में यहाँ पे 2 एटम है। अब बताओ, जैसे ही मैं फोर्स लगा रहा हूं, 100 न्यूटन मैंने फोर्स लगाई, तो होगा क्या है, ये एटम इससे दूर जाने की कोशिश करेगा, अब फोर्सफुली दूर ले जाने, गेटिंग और नॉट, यस सर। आ रहा है समझ में? तो मुझे बताओ ये इस पे कैसी फोर्स लगाएगा, अट्रैक्टिव की रिपल्सिव? अट्रैक्ट। अट्रैक्टिव, यानी कि ये वाला एटम इसे दूर ले जाने की कोशिश नहीं कर रहा, तो ये वाला एटम इस पे लगाएगा फोर्स, और ये वाला एटम लगाएगा इस पे फोर्स। कौन मुझे बताएगा कितनी फोर्स लगेगी? ये कितनी लगाएगा सोचो, ये वाला एटम इस पे कितनी लगाएगा, सोचो। ये वाला एटम, ये सिंगल एटम इस पे कितनी लगाएगा? चलो मुझे बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये एटम, ये जो पूरा मटेरियल है किस तरफ भागेगा? बाहर की तरफ। नहीं, देखो भाग, यहाँ पे मूव किस तरफ करेगा? मूव तो करेगा ही नहीं ना, देखो ना ढंग से देखो, 100 न्यूटन इस मूव तरफ अच्छा, नहीं हाँ भागेगा, हाँ, करेगा। हम मूव नहीं करें। तो ये मूव कैसे कर सकता है? ये 100 क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसल। हाँ। यानी कि ये पूरा मटेरियल क्या है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? नेट फोर्स क्या लग रही है, 0 लग रही है। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। अब जरा मुझे ये भी बता दो कि अगर ये पूरा मटेरियल इक्विलिब्रियम में है, तो ये भी तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, ये दिख रहा है, ये भी तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये किसका पार्ट है, पूरे मटेरियल का पार्ट है। आ रहा है समझ में? हाँ सर। ओके, तो अब बताओ ये वाला एटम इस पे कितनी लगाएगा, 50 न्यूटन, यस सर। और ये वाला एटम कितना लगाएगा इस पे, 50 न्यूटन, और ये 50-50 मिलके कितनी होगी, 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स हैं और सेम डायरेक्शन में, तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? वेक्टोरियल एडिशन आता है ना? यस सर। ओके, तो ये नेट फोर्स 100 मिलके इस 100 को क्या कर जाएगी, कैंसल आउट कर देगी। यस सर। तो अब सोचो कि इसमें पर एटम को कितनी फोर्स हैंडल करनी पड़ रही है, 50 न्यूटन, 50 50 करनी पड़ रही है। अब जरा यहां बताओ क्या होगा, 100 न्यूटन सर, एक 100 एटम। क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन, ये वाला जो 2 मिलीमीटर स्क्वायर है, वो इस बार का क्रॉस सेक्शन इस बार से कितना है, एग्जैक्टली डबल है। तो अगर मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, ऐसे दिख रहा है, तो आप ऐसे सोचो कि ये जो मटेरियल है, ये पूरा मटेरियल ये इससे दुगना है, तो यहां पे एक एटम नहीं आ पाएगा। तो अगर यहाँ पे सिर्फ क्रॉस सेक्शन में एक ही एटम है, एक्चुअल में एक एटम नहीं होता, ध्यान देना, बहुत सारे एटम होंगे, बट मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं ताकि समझ में आए। तो ये वाला एटम जो है, ये वाला एटम इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, 100 न्यूटन ही लगाएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। अब सोचो, और थोड़ा और ले जाता हूं अंदर, देखो क्या होगा। मान लीजिए इन दोनों के बीच में मैं एक हाइपोथेटिकल स्प्रिंग लगा दूं, जैसे मैंने पहले लगाई थी, कौन ज्यादा इलोंगेट करेगी जरा बताना? सर बी वाली। बी वाली ज्यादा इलोंगेट करेगी। ये वाली स्प्रिंग जो है, इस स्प्रिंग को कितना हैंडल करना पड़ रहा है, 100 न्यूटन, और इस वाली स्प्रिंग को 50 न्यूटन ही करना पड़ रहा है, तो यानी कि ये कम इलोंगेट होगी और ये बहुत ज्यादा इलोंगेट हो जाएगी। तो मुझे बताओ कि कौन सी स्प्रिंग जल्दी फेल करेगी? मटेरियल बी वाली। बी वाली जो स्प्रिंग है, ये जल्दी फेल कर जाएगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी। इसका मतलब बी वाला मटेरियल जो है जल्दी टूट जाएगा, फेल कर जाएगा। आया समझ में? यस सर। ओके, चलो
अब जरा मुझे ये बताओ कि इस केस वाला में नहीं समझा, इसमें लगाया हुआ। हाँ सर आपने जब स्प्रिंग हेलो लगाई ना, एक बार रिपीट कीजिए ना उसका। देखो मैंने जो है, देखो मैंने एक हाइपोथेटिकल, ध्यान देना, हाइपोथेटिकल है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में इंटरनल फोर्सेस लगती हैं, ये इस पे फोर्स लगाएगी, ये इस पे फोर्स लगाएगा। तो मैंने, अब जरा मुझे बताओ कि अब जैसे ही मैं इसे पकड़ के खींच रहा हूं ऐसे, ये एटम इस पे कितनी फोर्स लगा रहा है? 50 न्यूटन। ये एटम इस पे कितनी लगा रहा है? 100 न्यूटन। तो जरा मुझे बताओ, इमेजिन करो कि बीच में एक हाइपोथेटिकल स्प्रिंग लगा दी, तो कौन सी स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग कि ये वाली स्प्रिंग, कौन ज्यादा इलोंगेट करेगी? बी वाली। ये वाली स्प्रिंग ज्यादा इलोंगेट करेगी ना? आ रहा है समझ यस। में? अरे देखो सीधी सी बात है, आ, मुझे बताओ सिंपल सी, आप कितनी फोर्स से खींच रहे हो? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। तो आप कितनी फोर्स लगा रहे हो? सोचो आप, ऐसे सोचो, ये एटम जो है दूर जा रहा है ना, ये दोनों एटम दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्प्रिंग क्या हो रही है? खिंच रही है कि नहीं? देखो ये यस स्प्रिंग है, सर। ऐसे सोचो, आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई, ये आप लगा रहे हो, ध्यान देना। ये वाली स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग है, और ये वाली स्प्रिंग कौन सी है? 50 न्यूटन। तो मुझे बताओ जरा, कौन सी ज्यादा खींचेगी? इलोंगेट कौन ज्यादा करेगी? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन वाली ज्यादा करेगी, 50 न्यूटन वाली कम करेगी। ऑल दो ध्यान देना कि देखो ऐसा है कि रीस्टोरिंग फोर्स तो आएंगी। रीस्टोरिंग फोर्स क्या करती हैं? दूर जाने से, खींचने से रोकती हैं, लेकिन मटेरियल तो खींचेगा ना। यस स्प्रिंग तो क्या सर, करेगी? समझ इलोंगेट करेगी। गया। मटेरियल तो, स्प्रिंग तो इलोंगेट करेगी, ऑल दो स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होने से रोकती हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स आ जाती है। हमें इंटरनल फोर्स से अभी मतलब नहीं है, ध्यान देना। ये तो मैंने इंटरनल फोर्स बता दी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि बताओ ये स्प्रिंग ज्यादा खींचेगी कि ये वाली? 100 न्यूटन वाली ज्यादा खींचेगी ना, इलोंगेट होगी। 100 न्यूटन वाली। तो जरा मुझे बताओ, इलोंगेट अगर ज्यादा, कोई 100 न्यूटन वाली ज्यादा होगी तो फेल भी जल्दी करेगी। आप दो स्प्रिंग लो, और एक, दोनों स्प्रिंग सेम, बट सोचो एक स्प्रिंग पे आपने थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगाई, और हेलो यस सर। हेलो, आवाज आ रही है ना? चलो, अब जरा मुझे बताओ इस केस में क्या होगा। देखो
अब इस केस में अगर आप देखोगे तो ये सेम, ऑलमोस्ट सेम केस है। एरिया जो है 2 मिलीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। बट सोचो अगर मैं ऊपर 100 न्यूटन से, ऊपर वाले ब्लॉक को 100 न्यूटन से खींचूं और नीचे वाले को 150 न्यूटन से खींचूं, सोचो क्या होगा। अब कौन मुझे बताएगा इस केस में ये वाला एटम इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, बताएगा कोई? न्यूटन। और ये भी 50 ही झेलेगा। यस सर। ये कितना झेलेगा? इसे तो 150 ही झेलना पड़ेगा। 150। ओके, तो अब मुझे बताओ कि कौन सा मटेरियल जल्दी ब्रेक डाउन करेगा? बी। सर बी। बी, इस केस में बी करेगा, ठीक है ना। देखो क्योंकि इसमें हर एक एटम को कितना झेलना पड़ रहा है, 50 न्यूटन। इस पे 50 न्यूटन लग रही है, इस पे 50 न्यूटन लग रही है, इस पे 150 न्यूटन लग रही है। तो यानी कि ये वाला मटेरियल जल्दी फेल करेगा क्योंकि ये वाली जो स्प्रिंग है वो थोड़ी सी कम इलोंगेट करेगी और ये ज्यादा इलोंगेट करेगी। अच्छा, इस एग्जांपल में कौन बताएगा कि क्या होगा? देखो ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है। मैंने 300 न्यूटन फोर्स लगाई, एरिया अगेन 2 मीटर स्क्वायर है, ध्यान देना 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इस पे 200 न्यूटन लगाइए, कौन बताएगा क्या होगा? सर वो बताएगा कोई? है, वो ज्यादा जल्दी डिग्रेड करेगा क्योंकि कौन उसका से वाला? मतलब सेकंड वाला सर, जो थिनर वाला है, बिकॉज वाला। उसके अंदर फोर्स अब देखो, और फिर ज्यादा है। यहां पे मैं बना रहा हूं, इसका क्रॉस सेक्शन लो। मैं इस पे 300 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूं। यहाँ 200 न्यूटन लगाई। अगर आप देखोगे तो आपको शुरू में तो ये लगेगा कि सर आप ये वाला जो मटेरियल है ये जल्दी ब्रेक डाउन करेगा, ये वाला ए वाला, क्योंकि आप इस पे क्या लगा रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, 300 न्यूटन लगा रहे हो, इस पे 200 न्यूटन लगा रहे हो, तो ये जल्दी ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। देखो क्या होगा, कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं इस पे 300 न्यूटन फोर्स लगाऊं तो इस एटम पे कितनी फोर्स लगेगी? ये वाले एटम, यहाँ पे जो एटम थे, ये जो 2 एटम थे, 150। सर 150। ओके, तो ये 150 न्यूटन फोर्स लगाएगा और ये वाला एटम इस पे 150 लगाएगा। लेकिन यहां जरा बताओ कितना होगा? 200। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कितनी लगेगी? 200 लगेगी। ये वाला एटम इस पे 200 लगाएगा। तो जरा मुझे बताओ कौन सा मटेरियल जल्दी ब्रेक डाउन करना चाहिए, ऊपर वाला नीचे वाला? नीचे वाला जल्दी खराब होगा। नीचे वाला जल्दी खराब होगा, ऑल दो उसका क्रॉस सेक्शन, देखो ध्यान देना, ये वाला जो मटेरियल है अगर आप ढंग से देखोगे तो ये वाला जो मटेरियल है इसमें पर एक एटम पे कितनी फोर्स लग रही है? 200 न्यूटन। और इस पे कितनी लग रही है? 150 न्यूटन। आ रहा है समझ में?
तो आप बोलोगे कि सर फोर्स तो आपने इस पे ज्यादा लगाई थी, 300 न्यूटन लगाई थी, तो इसे ब्रेक डाउन करना चाहिए। देखो ध्यान देना, फोर्स से कोई मतलब नहीं होता कि फोर्स आप कितनी लगा रहे हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि हर एक एटम पे कितनी फोर्स लग रही है। यहाँ पे हर एक एटम पे कितनी लग रही है, 150 न्यूटन, और यहाँ पे कितनी लग रही है, 200 न्यूटन। आ रहा है समझ में? तो यहां पे जो स्प्रिंग होगी ना, ये वाली जो स्प्रिंग होगी, हाइपोथेटिकल स्प्रिंग, इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा इलॉन्गेट करेगी, यानी कि टूटेगी भी जल्दी। कौन सा? सेकेंड मटेरियल। सो सेकेंड मटेरियल विल फेल फर्स्ट। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी मटेरियल, चलो अब मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर मटेरियल। चलो ये स्टेटमेंट चलो बाद में लिखूंगा। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्स की फोर्स एक एटम पे कितनी लग रही है? फोर्स एक एटम पे कितनी लग रही है? एक एटम पे। फोर्स एक एटम पे कितनी लग रही है? तो जरा मुझे बताओ, सिंपल जरा मुझे कैलकुलेशन करके बताओ। सोचो, मैंने इस पे फोर्स एक एटम पे कितनी लग रही है वो कैसे निकालूंगा? देखो मैंने सिंपल एक फॉर्मूला बनाया, 300 न्यूटन मैंने टोटल फोर्स लगाई, और एटम कितने थे? 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। आ रहा है समझ में? यानी कि आप क्या करो, सिंपल एरिया से डिवाइड कर दो। देखो देखो, टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया से मतलब होगा मुझे फोर्स से मतलब नहीं है, ध्यान देना। इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रेस बोल देते हैं, और कुछ नहीं। स्ट्रेस और कुछ नहीं है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब पर यूनिट एरिया पे जितनी फोर्स लग रही है उसी को हम स्ट्रेस बोलेंगे। समझ में आया? तो यहां कितना स्ट्रेस है? 150। हाँ, कहने का मतलब है, देखो बहुत सिंपल एग्जांपल की तरह समझो। मैंने ऐसे समझाया आपको कि हर एक एटम कितनी फोर्स हैंडल कर रहा है। तो यहां पे हर एक एटम कितनी फोर्स हैंडल कर रहा है? 150 न्यूटन। ऐसे सोच लो, यानी कि पर मीटर स्क्वायर या पर मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर या यूनिट एरिया बोलते हैं इसे, यूनिट एरिया पे कितनी फोर्स लग रही है वो डिसाइड करेगा कि मटेरियल फेल करेगा कि नहीं। तो यानी कि टोटल फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है? स्ट्रेस होता है। इसी को स्ट्रेस बोल देते हैं, और कुछ नहीं। यहां देखो स्ट्रेस कैसे निकाला मैंने। यहां बताओ सेकंड मटेरियल में स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स कितनी लगा रहा हूं? 200 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1। देखो इंटरनल फोर्स कितनी लग रही है। हाँ, तो स्ट्रेस कहां ज्यादा है? ज्यादा है, क्योंकि पर मीटर स्क्वायर, पर मिलीमीटर स्क्वायर। देखो इस एरिया में ये जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? एग्जैक्टली 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ये कितना है? 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप 300 फोर्स लगाओगे, 300 न्यूटन, तो इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो ऐसे, 1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे 150 न्यूटन फोर्स लगी, इस पे कितनी लग रही है? 150। तो जो 1 मिलीमीटर स्क्वायर या 1 मीटर स्क्वायर पे फोर्स लगती है उसी को हम स्ट्रेस बोल देते हैं, और कुछ नहीं है। आया समझ में? यस सर। आया? अब जरा मुझे बताओ कि अगर मैं सिंपल एक मशीन डिजाइन कर रहा हूं, सोचो, वैसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम यही पढ़ते हैं और कुछ नहीं है। तो अगर मैं बोलूं कंडीशन फॉर मटेरियल टू ब्रेक डाउन
और फेलियर। देखो अभी मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, ये एक एग्जांपल है सिंपल, तो देखेंगे वो बाद में। तो कंडीशन फॉर मटेरियल टू ब्रेक डाउन क्या होगा, क्या होना चाहिए बताओ, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन, ऑफ द मटेरियल, वो किससे होना चाहिए कम, किससे कम होना चाहिए। मान लीजिए मैं बोलूं कि जो मटेरियल है वो 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पे ब्रेक डाउन कर जाता है, तो कौन सा मटेरियल पहले ब्रेक डाउन करेगा, ये पहले करेगा, सेकंड वाला, क्योंकि इसका स्ट्रेस कितना हो चुका है 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। गेटिंग और नॉट? यस सर। हेलो, देखो स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल, अभी स्ट्रेस कितने टाइप के हैं कितने नहीं है वो देखेंगे बाद में, लेकिन आप सिंपल देखो ये एग्जांपल से। अब सोचो कि कौन सा मटेरियल जल्दी ब्रेक डाउन करेगा, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये वाला जो मटेरियल है ये जल्दी ब्रेक डाउन कर रहा है क्योंकि इसमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, 200 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसमें स्ट्रेस सिर्फ 150 है, यानी कि इस मटेरियल में का जो स्ट्रेस है वो जल्दी कहां पहुंचेगा, लिमिटिंग स्ट्रेस, द मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन हैंडल, इस स्ट्रेस तक ज्यादा जल्दी पहुंचेगा। आया समझ में? यस कोई सर। डाउट है पूछो। कोई डाउट है? ओके चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, ये एक एग्जांपल है, मान लीजिए देखो एग्जांपल क्या है, if a 1 ton mass is suspended from the steel wire, एक स्टील वायर है, एक स्टील वायर है, ठीक है, और इसमें मैंने कितना मास रखा हुआ है, लटका रखा है 1000 kg, 1 टन यानी कि 1000 kg, ओके। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें पूछा क्या, ध्यान देना, इज सस्पेंडेड फ्रॉम दी स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 4 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो मुझे बताओ कि फाइंड आउट वेदर द स्टील वायर विल फेल और नॉट, स्टील वायर फेल करेगा कि नहीं, यानी कि टूटेगा कि नहीं, इफ द मैक्सिमम स्ट्रेस है इट कैन हैंडल इज 300 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब ये वायर का 1 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये 4 मिलीमीटर स्क्वायर है ना, तो अगर इसे आप क्रॉस सेक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, ऐसे 4 वायर से सोच लो कि ऐसे 4 वायर से मिलके बनाए छोटा छोटा, हर एक का एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, ऐसे सोच लो। ऐसे अब जरा मुझे बताओ ये ब्रेक डाउन करेगा कि नहीं, नहीं करेगा सर। ओके तो कैसे पता चलेगा, हम क्या देख लेते हैं कि पर मिलीमीटर स्क्वायर एरिया पे कितनी फोर्स हैंडल कर रहा है वो, यानी कि मैं स्ट्रेस निकालूंगा, तो स्ट्रेस कितना है बताओ, कितनी फोर्स लगी नीचे 250 mg, कितनी फोर्स है, m कितना है यहाँ पे 1000, g कितना है 10, यानी कि
10,000. ओके, तो देखो ये जो ब्लॉक है वो यहाँ पे यहीं से तो जुड़ा हुआ है ना इस वायर से, तो वायर पे कितनी फोर्स लगाएगा? 10,000 न्यूटन। और कितने एरिया पे लग रही है? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। 4 mm. ओके, तो स्ट्रेस बताओ क्या होना चाहिए? 1 मिलीमीटर स्क्वायर पे। 2500. ओके, तो कैसे कैसे निकालूंगा? mg, ये तो फोर्स है पर यूनिट एरिया, यानी कि ये लगेगी 2500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब जरा मुझे बताओ कि जो वायर के अंदर स्ट्रेस आ रहा है वो कितना है? 2500 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ कि कंडीशन क्या थी मटेरियल की ब्रेकडाउन करने की? स्ट्रेस एट एनी क्रॉस सेक्शन वो किससे कम होना चाहिए? मैक्सिमम स्ट्रेस द मटेरियल कैन हैंडल। और मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल हैंडल कर सकता है वो कितना है? 3,000. 3000। तो ये वायर ब्रेकडाउन करेगा कि बच जाएगा? बच जाएगा. डेफिनेटली बच जाएगा। ये जो है आराम से इसे, मतलब आप इस मास को लटका सकते हो। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से ये एक सिंपल एग्जांपल है जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा जेसीबी है, तो जेसीबी पे आपने देखा होगा एक हुक लटका होता है, और हुक से आप क्या करते हो? मटेरियल को क्या करते हो? उठाते हो। तो टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि हम इस तरीके से पहले से कैलकुलेट करके रखते हैं सब कुछ। हम कभी भी स्ट्रेस को, मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल हैंडल कर सकता है उससे ज्यादा होने ही नहीं देते, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगा तो हुक टूट गया, वायर टूट गया। तो अब जरा मुझे बताओ, मैं सेकंड पार्ट भी यहीं पे है। सो अगर नहीं टूट रहा है, इफ नॉट, व्हाट इज द मैक्सिमम मास व्हिच कैन बी सस्पेंडेड? आप कितना मास सस्पेंड कर सकते हो? 3,000. सोचो कितना और लटका सकते हो? देखो सिंपल है, 1000 तो लटकाया था। So आ रहा है समझ में? 1,750. 1200. चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 1000 तो मैंने पहले से लटकाया था, मैंने थोड़ा सा और लटका दिया तो m ले रहा हूं वो। आ रहा है समझ में? Yes sir. अब बताओ कितनी फोर्स लगेगी? ये ब्लॉक इस वायर पे कितनी फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ? कितनी फोर्स से खींचेगा? 1,000 plus m into g. इंटू जी। गुड। तो ये हो गया फोर्स इंटू जी, ये mg हो गया, ये होगी फोर्स। देखो मैं अभी कहीं पे भी स्ट्रेस, मैंने अभी स्ट्रेस स्टार्ट ही नहीं किया। स्ट्रेस क्या है? मैं आपको सिंपल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ किस तरीके से सोचना पड़ता है। इसी तरीके से सोचा जाता है, चैप्टर तो बात की बात है। अब जरा मुझे बताओ स्ट्रेस क्या होगा? 3,000. स्ट्रेस होता है टोटल फोर्स, टेंसाइल फोर्स है, लेकिन मैं खींच रहा हूं उसे, ऐसा सोचो इतनी फोर्स से खींच रहा हूं पर यूनिट एरिया। ये स्ट्रेस हो गया। अब बताओ ये स्ट्रेस कितना हो जाना चाहिए? 3000। 3000. अगर इतना स्ट्रेस हो गया तो ये फेल कर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। आ रहा है समझ में? देखो मैंने, अब बोलोगे सर आप तो इक्वल, आपने तो इक्वल लिखा नहीं है। देखो ध्यान देना, मैं वैसे तो कोशिश यही करूंगा कि इतना स्ट्रेस आए ना, क्योंकि टूट जाएगा। बट व्हाट इज दी, अगर मैं यहाँ पे इक्वल टू भी कर देता हूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इक्वल टू पे भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया टूट गया, यानी कि इक्वल टू भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं, आप ऐसे सोचो कि हम कभी भी मैक्सिमम स्ट्रेस तक पहुंचते ही नहीं है। हम इतना ज्यादा एरिया करके रखेंगे कि स्ट्रेस जो है बहुत कम रहे। लेकिन मैं कैलकुलेशन पर्पस से यहाँ पे बता रहा हूँ कि कितना मैक्सिमम आप
मास इस पे लगा सकते हो, और ज्यादा मास कितना लगाओगे? तो ये कितना हो गया 1200, यानी कि आप 200 केजी मास और क्या कर सकते हो, उस पे हटा सकते हो। तो यानी कि आप कितना मास इस पे, मैक्सिमम मास कितना जोड़ सकते हो? 1200 केजी। 1200 केजी से ज्यादा लगाने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। गेटिंग और नॉट? हेलो, सर यस सर। आया समझ में? देखो यूनिट का ध्यान रखना, ये जो है किसमें है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और ये भी न्यूटन प्लस न्यूटन बाय मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है ना, मैंने कन्वर्ट नहीं किया, तो यूनिट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो इतना मास आप और ज्यादा हैंडल कर सकते हो, इस पे लगा सकते हो, यानी कि 1200 केजी मास आप मैक्सिमम इस पे लगा दोगे तो ये टूटेगा नहीं। सो ये जो है थोड़ा सा ओवरव्यू है इस पूरे चैप्टर का, इस तरीके से आपको सोचना है। अब देखो यहां पे मैं आ जाता हूं, मैंने जो है इस मटेरियल पे, ये जो पूरा मटेरियल था, तो देखो इसे मैंने कंप्रेस किया था, इलोंगेट किया था, इसे चारों तरफ से कंप्रेस किया था, और इस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाई थी। अब बेस्ड ऑन कि आप फोर्स किस तरफ से लगा रहे हो, कैसी लगा रहे हो, तीन तरह के स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तीन तरीके के स्ट्रेस आ जाएंगे। देखो क्या होगा, अच्छा एक और चीज बता देता हूं आपको कि आपने ये दो बॉडी तो पढ़ी होंगी, ये तो आप बता ही सकते हो। कौन बताएगा परफेक्टली, स्ट्रेसेस फिर स्टार्ट करूंगा। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? क्या होती है? इसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व होता है। नहीं नहीं नहीं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, मोमेंट, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व, ये तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ पे नहीं है, वो छोड़ दो आप। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होती है? वो देखो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि बॉडी पे फोर्स लगाई, बॉडी डिफॉर्म करी, बॉडी पे फोर्स हटाई तो अपना पूरा शेप रिगेन कर ले। एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होगी? इफ द force on the body, on the flexible body is removed, this body will regain its whole original shape. आ रहा है समझ में? ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है, पूरा को पूरा शेप रिगेन कर ले। कौन एग्जांपल देगा? ऐसा कोई एग्जांपल है जो जिसपे फोर्स लगाओ और वो पूरा को पूरा रिगेन कर लेती है? आपने बिलियर्ड्स की बॉल देखी है? बिलियर्ड्स खेला है? बोलते हैं पूल भी बोलते हैं शायद उसे। तो बिलियर्ड्स जो है, अगर आप ढंग से देखोगे, अगर उस पर आप फोर्स लगाते हो, जैसे मान लीजिए आपने फोर्स लगाया, अगर आप बहुत स्लो स्पीड कैमरा से देखोगे, जैसे ही एक बिलियर्ड्स की बॉल, वो सफेद वाली व्हाइट बॉल जो है, व्हाइट बॉल होती है ना उसमें, और ये रेड बॉल है, जैसे ही व्हाइट बॉल रेड बॉल के साथ कोलाइड करेगी तो जो रेड बॉल और व्हाइट बॉल है अपना शेप रिगेन करती है, शेप जो है चेंज करती है। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। देखो ये कॉलिजन है, वैसे कॉलिजन का कॉन्सेप्ट है, मैं कॉलिजन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे सोच लो कि शेप कैसा ले लेती है, ऐसा शेप मिलेंगे। देखो
ऐसा शेप ले लेती है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, जैसे ही एक दूर से दूर भागती है तो पूरा शेप रिगेन करती है। बट ध्यान देना, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये पूरा पूरा शेप रिगेन नहीं कर पाती है। दुनिया में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो पूरा शेप रिगेन कर पाए, हमें लगता है ऐसा। एक पर्टिकुलर रीजन में ही देखो, पूरी तरीके से आप बोलोगे सर क्या ऐसी कोई बॉडी है जो जिसपे आप जितनी भी फोर्स लगाओगे और हटा दोगे तो क्या होगा, अपना शेप रिगेन कर ले? तो ऐसा होता नहीं है। अगर आप बिलियर्ड्स की बात करें तो बिलियर्ड्स पे, इस बॉल पे अगर आप कम फोर्स लगाओगे, जैसे आपने इस पे सिर्फ 10 न्यूटन फोर्स लगाई, तो ऐसा हो सकता है कि अपना शेप पूरा को पूरा रिगेन कर ले, डिफॉर्म होगी, ऐसा हो जाएगी, अपना शेप शायद रिगेन कर लेगी। लेकिन अगर यही फोर्स अगर मैंने 10 न्यूटन के बजाय मान लीजिए 10,000 न्यूटन कर ली, तो शायद ऐसा हो कि ये शेप रिगेन ही ना कर पाए। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, ऐसी कोई बॉडी नहीं है दुनिया में जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो। इन अ पर्टिकुलर रीजन ही बॉडी क्या कर सकती है, क्या हो सकती है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो सकती है, पर्टिकुलर रीजन ओनली। वो रीजन देखेंगे हम आगे चल के, वो कौन सा रीजन होता है। ओके, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है? क्या होती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी? कौन बताएगा? हेलो? जो कोलिजन के वक्त पूरी तरह से डिफॉर्म हो जाए और फिर डिफॉर्म करने के बाद, होने के बाद अपना शेप बिल्कुल भी रीगेन ना करे। हाँ, अपना शेप बिल्कुल रीगेन ना करे। सो इट इज अ बॉडी which does not regain its original shape when the force is removed. ये जो है परफेक्टली, बेसिकली मुझे ये बोलना चाहिए, इट इज अ बॉडी विच डज नॉट, थोड़ा सा भी शेप रिगेन नहीं कर पाती। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे मान लीजिए आपने एक आटे की बॉल बना ली, तो आटे की बॉल पे मान लीजिए आटे की बॉल है, या आप ऐसे सोचो क्ले की बॉल है, और आपने ऐसे फोर्स लगाई, तो ये ऐसा शेप ले लेगी। तो ये अपना शेप रिगेन नहीं कर पाती है, बिल्कुल शेप रिगेन नहीं कर पाएगी, क्योंकि क्ले से बनी हुई है। तो इसको बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो अब ध्यान देना, वैसे तो ये दोनों बॉडी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी और परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट आप ऐसे सोचो कि हर एक बॉडी जो है वो उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर भी होता है और प्लास्टिक बिहेवियर भी होता है। एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन होता है जिसमें वो अपना शेप रिगेन कर पाती हैं, और उस रीजन को बोलेंगे हम आगे चल के इलास्टिक लिमिट। आ रहा है समझ में? और अगर इलास्टिक लिमिट से आगे चले जाओ तो उसे बोलेंगे प्लास्टिक बिहेवियर। प्लास्टिक हो जाता है फिर वो बॉडी तरीके से, अपना शेप रिगेन नहीं कर पाता पूरा। तो ये हम देखेंगे आगे चल के। मैं जो है स्ट्रेस फिर स्टार्ट करवाऊंगा। आ रहा है समझ में? कल यस सर। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, अगर कोई भी डाउट है। अगर देखो, ये बेसिक चीजें हैं जो आपने
पिछली क्लास में पढ़ी भी होगी, बस मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया है इस एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है कि एक्चुअल स्ट्रेस कल देखेंगे। ओके, मतलब अगली क्लास में देखेंगे। चलो, थैंक यू सर। ओके।